हाँ जी, देख ली अल्फा, कैसी लगी? बहुत ही मिक्स रिव्यू आए हैं इसके अल्फा के। कई लोगों को अच्छी लगी, कई लोगों को बुरी लगी, कई लोगों को ओके ओके लगी। सो क्या कारण है कि मूवी के मिक्स रिव्यू आए हैं? बहुत बढ़िया भी नहीं आए, बहुत बुरे भी नहीं। करेंगे इस बारे में हम लोग पूरी बातचीत, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अल्फा नहीं देखी तो इस मूवी में हम लोग स्पॉइलर भी देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मूवी का कंप्लीट डाइसेक्शन करेंगे। सो मे बी आपके इसमें स्पॉइलर भी हो, और अगर आप अपना स्पॉइलर नहीं लेना चाहते तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ रिव्यू देखना है तो रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर जो है मेरे चैनल पे जो सिंपल रिव्यू है जिसमें मैंने कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया, आप वो रिव्यू भी देख सकते हो। देन यू कैन डिसाइड कि आपको मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक रियल ऑथेंटिक रिव्यू चाहिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो कि मैं आपको दूं, जिससे आप अंदाजा लगा सके कि आप इस मूवी को देखने जाएं या ना जाएं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड अगेन, जिन लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है, ये वीडियो उनके लिए भी है कि आखिर क्या कारण है कि अल्फा मूवी इतनी बढ़िया बेहतरीन नहीं बन पाई। इस बावजूद कि मूवी की स्टोरी भी अच्छी थी, मूवी के एक्शन भी अच्छे थे, काफी पॉजिटिव चीजें थी इस मूवी में, लेकिन उसके बावजूद भी जो अल्फा है वो इतनी बढ़िया नहीं बन पाई, इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्या कारण है इसका, पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर अपडेट जो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते थे कि वाईआरएफ जो है वो धुरंधर जैसी मूवी नहीं बना सकती, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई लोग, आप लोग गलत हो। फाइनली वाईआरएफ ने जो है वो धुरंधर बना दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वाईआरएफ ने जो है वो धुरंधर बना दी है। अब धुरंधर कैसे बनाई उन लोगों ने, बेसिक से मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। सो बेसिकली धुरंधर में था क्या कि एक इंडियन ऑफिसर है जो कि अभी आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा है। देन वो पाकिस्तान चला जाता है, वहां पे जाके उनके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, और अंदर से जो है वहां के जितने भी टेररिस्ट थे या जो भी आईएस के एजेंट वगैरह थे, जितने भी लोग थे, उन सब लोगों को मारता है। बेसिक स्टोरी तो धुरंधर की यही थी ना, कि रणवीर सिंह पाकिस्तान में जाके वहां की पहले गैंग में ज्वाइन करता है, देन पॉलिटिक्स में घुसता है, और देन सारे जो उनके टेररिस्ट रहते हैं उनको मार देता है। ये थी बेसिक स्टोरी धुरंधर की। और सेम स्टोरी लगभग जो है वो अल्फा में भी आ जाती है। अब अल्फा में भी कैसे आ जाती है कि अगर आपने अल्फा देख लिए तो आपको मालूम चल गया होगा कि ऐसे ही पाकिस्तान से इस बार जो है एक कैरेक्टर इंडिया में आया है, और इंडिया में आके वो इंडिया की आर्मी में शामिल होता है और इंडिया के ऑफिसर्स को मारता है, वो इंडिया के खिलाफ साजिश रचता है। सेम वैसे ही जैसे धुरंधर में रणवीर सिंह गया था पाकिस्तान में। सो बेसिक स्टोरी जो थी ना धुरंधर वाली, कहीं ना कहीं आपको अल्फा में भी चलती हुई है दिख जाएगी। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये कब हुआ, कैसे नहीं हुआ। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो क्लाइमैक्स जो आता है ना, क्लाइमैक्स में ये पूरी स्टोरी रिवील होती है कि पाकिस्तान का कौन सा बंदा है जो कि इंडिया में आया है और इंडियन आर्मी में जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, और अब अपने इंडियन जो सोल्जर है वो उनको मार रहा है। क्यों मार रहा है, कैसे मार रहा है, ये आप मूवी देखने के बाद आपको मालूम चलेगा। तो क्या इंडिया के रॉ में एक पाकिस्तानी स्पाई है? उसके बाद हम बात करते हैं आलिया भट्ट की। अब एवरीवन नो कि आलिया भट्ट तो भाई हीरोइन है, ठीक है ना, वो तो मेन एक्ट्रेस इस मूवी की, वही बचाती है, सब कुछ करती है। क्या ये सच में बचाने वाली है? क्योंकि अगर आपने वॉर 1 देखी थी तो आपको याद होगा कि शुरू शुरू में तो ऋतिक रोशन को भी जो है वो एक नेगेटिव शेड में दिखाया गया था। उसके बाद मालूम चलता है कि नहीं, भी ऋतिक नेगेटिव नहीं है, वो सही था आदमी, वो तो बाद में मालूम चलता है ना। लेकिन क्या इसमें आलिया विलन है एक्चुअल में, या वो एक्चुअल में हीरोइन है, लाइक एक्ट्रेस है, मेन है, लीडिंग है? और उसके बाद करते हैं शर्वरी की। शर्वरी कौन है भाई? इतना तो मालूम चलेगा कि शर्वरी जो है वो सेकंड लीड है। अब लेकिन लीड पॉजिटिव में भी होता है और लीड जो है वो नेगेटिव में भी होता है। तो क्या शर्वरी वो स्पाई है? और उसके बाद सबसे जो हाई रहता है, लाइक आप लोगों को लगेगा नहीं भी विलन तो बॉबी देओल है, सो बॉबी देओल स्पाई होगा। तो क्या सच में बॉबी देओल स्पाई है पाकिस्तान का, जो कि इंडिया में आया है और इंडिया की जो आर्मी है, जो रॉ है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके बंदे मार रहा है? ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब इससे ज्यादा बड़ा स्पॉइलर नहीं दे सकता हूँ कि कौन है वो जो पाकिस्तान का स्पाई है और इंडिया में आ गया है और इंडिया में आर्मी में और रॉ में घुस चुका है, ठीक है ना। ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन की, कि क्या कारण हुआ कि मूवी बढ़िया होने के बावजूद, स्टोरी अच्छी होने के बावजूद भी जो मूवी है
वो बढ़िया उतने अच्छे से काम नहीं कर रही। लोग इस मूवी के साथ उतने बढ़िया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितने बढ़िया से वो धुरंधर के साथ कनेक्ट कर पाए थे। तो सबसे पहले तो देखो भाई, धुरंधर का जो म्यूजिक था ना, वो मूवी रिलीज होने से पहले ही उसके काफी सारे सॉन्ग्स आ गए थे, और उसके इवन जो टीजर आए थे, जो ट्रेलर आए थे, उसमें भी ऐसे गाने आए थे जो बहुत ही ज्यादा कैची थे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। और वहीं अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो पूरा का पूरा म्यूजिक है बाकी ना, वो इतना ज्यादा कैची नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी मूवी के चलने के, किसी भी मूवी के अपने व्यूवर के साथ जो है वो कनेक्ट करने के। और अल्फा का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा कैची नहीं है कि आप उस मूवी के साथ रिलेट कर पाओ, या वो मूवी होल सीन के साथ जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से परफेक्टली जाए। ना तो इसका बीजीएम उतना ज्यादा हाई लेवल का तगड़ा है, ना ही जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना तगड़ा है कि आपको जो है वो सीन देखने में एक फील आए, आपके अंदर एक जज्बा आए, जैसे कि धुरंधर में आया था। धुरंधर में जब जब एक्शन सीक्वेंस आते थे, जब जब कोई ऐसा इंटेंस सीन आता था, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बोन की तरह जो है वो मूवी के साथ खड़ा रहता था, जिससे मूवी का वो पूरा पूरा सीन जो था वो बहुत ज्यादा एक्सीलेट हो जाता था। इस मूवी में वैसा नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया नहीं है, गाने भी उतने खास नहीं है। एक गाना था बम बम करके जो है, वही थोड़ा बहुत जो है मूवी का सही है। उसके अलावा म्यूजिक ने इस मूवी में कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिया। इस मूवी को एक्सीलेट करने में जीरो रोल उसने प्ले किया है म्यूजिक ने। सो सबसे पहला ड्रॉबैक तो म्यूजिक बन जाता है इस मूवी का। दूसरी बात करते हैं कि एक्टर, क्या एक्टर बुरे थे? जी नहीं, एक्टर जो है सभी बहुत अच्छे हैं। अनिल कपूर बहुत बढ़िया है, बॉबी देओल बहुत बढ़िया है, आलिया भट्ट बहुत बढ़िया है, और शर्वरी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक्टर हर रोल के लिए परफेक्ट होता है। अनिल कपूर का जो रोल है ना, उन्होंने जस्टिफाई किया है, अनिल कपूर बहुत बढ़िया लगे हैं। बॉबी देओल एज अ विलन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। शर्वरी भी अपनी जगह पर ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि शर्वरी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया हो, या उनको बहुत ही ज्यादा बढ़िया रोल था, रिमार्केबल रोल था जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगे। हाँ, रोल इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ भी शर्वरी उसमें कुछ बहुत तगड़ा फोड़ गई हो, क्योंकि जितना उनको काम मिला ना, उन्होंने सही किया। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। तो देखो, अगर आपको सिर्फ एक्शन से मतलब है, तो आलिया भट्ट के जितने भी एक्शन सीन है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। एक्शन देखने में अगर आपको मजा आता है तो आप इंजॉय करोगे। लेकिन अगर आपको एक ऐसा एक्शन देखना है जो कन्विंसिंग लगे, जो आपको एक्चुअल में लगे कि हाँ भी ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये सही हो रहा है। आलिया भट्ट अगर इस तरह से मार रही, इस तरह से पीट रही, इस तरह से कूद रही है, या फ्लिप मार रही, कुछ भी करिए, वो रियल लग रहा है। तो क्या वो रियल लगता है? तो बहुत सारी जगह पे ये जो रियलिटी है वो मिस होती है, जिस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको बहुत जगह पे लगता है कि यार आलिया भट्ट जैसी एक एक्ट्रेस ये कर रही है, तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो। वो जो एक कैचीनेस बनती है, जो कनेक्शन बनना होता है ना, वो कनेक्शन वहीं पर टूट जाता है, वहीं पर मिस हो जाता है। हालांकि आलिया भट्ट एक्ट्रेस बहुत बढ़िया है, और उन्होंने एक्टिंग भी सही कही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह पर आती है जहां पर इमोशन की जरूरत होती है, जहां पर एक कनेक्शन बिल्ड करने का एक जरूरत थी, जहां पर वो फेल हो गई है, क्योंकि उनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से लिखा गया है, या उनके डायलॉग्स कुछ इस तरह से हैं, और उसको परफॉर्म करने के टाइम में भी जो है वो थोड़ी बहुत कहीं पर ओवर होगी, तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। अगर मैं एक परफेक्ट एक्ट्रेस की बात करूं जो इस रोल में परफेक्टली फिट हो सकती थी, तो आई थिंक एक तो थी वो प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इस रोल में बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकती थी। और सेकेंडली मैं बोलूंगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण भी जो है वो इस कैरेक्टर में, इस रोल में बहुत ही बढ़िया परफेक्टली परफेक्ट हो सकती थी। लेकिन क्योंकि दीपिका ऑलरेडी पठान में आ चुकी थी, तो इस मूवी में उनका कनेक्शन बन नहीं सकता था। लेकिन आई गेस प्रियंका चोपड़ा जो है वो परफेक्ट चॉइस थी इस मूवी के लिए। अगर प्रियंका चोपड़ा को लिया जाता ना, तो डेफिनेटली वो आलिया से बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करती। उनके एक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखते और जस्टिफाइड भी होते, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में एक्शन करते हुए देखा है, और वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस है। आलिया भट्ट से कहीं ज्यादा सीनियर है, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रोल को प्ले कर सकती थी। अच्छा, इसके अलावा ना, मूवी के हिट होने का एक बहुत बड़ा रोल निभाता है एक विलन। विलन जितना ज्यादा तगड़ा होगा ना, वो मूवी उतना ज्यादा बेहतरीन दिखेगी। हीरो की जो लेवल है ना, हीरो का ऑरा उतना ज्यादा तगड़ा बनेगा जितना तगड़ा विलन होगा। धुरंधर में भी ऐसा ही हुआ था। रहमान डकैत, उनके डायलॉग बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन उनका ऑरा इतना ज्यादा तगड़ा दिखाया था ना कि लोग उनको प्यार करते थे। उनका ऑरा मतलब इतना ही ज्यादा हाइप वाला था ना, कि वो रणवीर सिंह से भी ज्यादा शाइन किए उस मूवी में, और रणवीर सिंह से भी ज्यादा वो तगड़े दिखे।
अब रहमान डकैत की जो एंट्रेंस थी ना वो ही बहुत ज्यादा बढ़िया थी। एकदम टेंस्ड मौसम में वो आते हैं और बिना बोले, बिना ज्यादा डायलॉग बाजी किए आराम से आकर बैठते हैं, सिगरेट फूकते हैं, एक ऑरा दिखाते हैं, जिस स्टाइल से वो चल कर आते हैं, उनकी बीवी उनको तमाचा मारती है। ये पूरा जो सीन इन्होंने बनाया था ना, फर्स्ट सीन से ही जो रहमान डकैत छा जाते हैं। और उसके बाद जब वो अपने बाप को मारता है, उसकी क्रूएलनेस भी दिखाई देती है, किस बेकदरी से उसने अपने बाप को मारा था। उसको मार्केट में शरेआम जो है, वो सब चीजें, और उसके जो बाकी के साथी थे, उसके भाई बंधु थे, और उन्होंने बाकी के वो सब लोग जिन्होंने उसके बच्चे को मारा था, उनको कितनी क्रुएल्टी से मारा था। दाल वाले में पतीले में डाल दिया था, एक को वो किसी लोहे के जंगियाले में जो था उसमें घसीट घसीट के मार दिया था। यहाँ से मालूम चलता था कि रहमान डकैत कितना ज्यादा हरामी, कितना ज्यादा कमीना है। उसके एज अ विलन के जो ऑरा था ना, उसको कितनी ज्यादा हाइप मिली थी वहां से। अब ऐसा नहीं है कि बॉबी देओल बुरे एक्टर हैं, बॉबी देओल बहुत बढ़िया एक्टर है। एनिमल में कैसे मालूम चला था उनकी क्रुएल्टी के बारे में? 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आए थे लास्ट में, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा अपना एक ऑरा बनाया था ना। कैसे बनाया था? क्योंकि वहां पर भी जब उनकी एंट्री होती है, स्माइल के साथ पहले आते हैं, लेकिन शादी के उस खुशनुमा माहौल में वो किस तरह से वो बंदे के आंख में ऐसे चक्कू मार मार के जो है वो उसकी आंख फोड़ देते हैं। उसके बाद उनके चेहरे पर जो गुस्सा आता था, जो इंटेंस आता था, वो क्रुएल्टी जो है ना वो दिखने को मिलती थी। उससे मालूम चलता था कि बॉबी देओल कितने ज्यादा हरामी है। लेकिन वहीं जब इस मूवी में बॉबी देओल की एंट्री होती है, जब वो आप उनको एज ए विलन दिखा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आते हैं, सीधा आके खड़े होते हैं और अपना डायलॉग बोलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड थ्रू आउट द मूवी बॉबी देओल को कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपना वो ऑरा क्रिएट कर सके। राइटिंग में कहीं पर भी बॉबी देओल के लिए कोई भी बढ़िया सीन नहीं लिखा गया था। जितने भी सीन थे वो नॉर्मल सीन थे, वो नॉर्मल आए, अपना डायलॉग बोले, आंखों से बातचीत करी, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट अच्छा लगाया। लेकिन कुछ ऐसा मिला ही नहीं उनको कि वो एक विलन वाला ऑरा क्रिएट कर सके। बॉबी देओल होल मूवी में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगे थे क्लाइमैक्स में। अल्फा मूवी में जो क्लाइमैक्स आता है ना, लास्ट के जो 10-15 मिनट रहते हैं, सिर्फ उसी में जो है बॉबी देओल पूरी तरह से छाते हैं। उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया फिजिक दिखती है, और उस टाइम जो बॉबी देओल के एक्सप्रेशन थे, उस टाइम पे बॉबी देओल के एज ए विलन छाने का पूरा मौका मिला था। और लास्ट वाले जो सीन है ना वो 10 मिनट के, उसमें बॉबी देओल पूरी तरह से छा जाते हैं एज अ विलन। बहुत ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही उनको पहले भी करने को देते स्टार्टिंग में ही, तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता। बॉबी देओल जब जब आते हैं, डायलॉग बोलते हैं, या उनके पीछे का जो भी म्यूजिक चल रहा है ना, वो इतना ज्यादा हैवी है ही नहीं कि आपको बॉबी देओल को देख के डर लगे, जैसे रहमान डकैत को देख के डर लग रहा था। या जैसे एसपी असलम के पीछे एक हैवी म्यूजिक बजता था ना, एसपी असलम की जब एंट्री होती है, वो भी दो दो तीन तीन लोगों को ऐसे ठोक देते हैं। पूरी मूवी में उनका भी बहुत बढ़िया ऑरा था। बॉबी देओल का ऑरा क्रिएट ही नहीं किया गया है। और जब विलन को आप क्रिएट ही नहीं करोगे, उसका ऑरा ही नहीं बनाओगे, तो विलन कमीना कैसे दिखेगा भाई? और अगर विलन आपका ठुस है, अगर विलन ही आपका जो है वो ज्यादा तगड़ा नहीं बन पाया, तो एक्टर उसके सामने कहाँ ही टिक पाएगा? मेन जो लीडिंग हीरो है वो क्या ही कर पाएगा? तो इसलिए विलन का ऑरा क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें वाईआरएफ जो है बहुत ज्यादा फेल हुई इस पूरी की पूरी मूवी में। लास्ट में आके सिर्फ बॉबी देओल को कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है, 5-10 मिनट, और उसमें वो बढ़िया करते हैं। अब बात करें शर्वरी की, तो शर्वरी को देखो कुछ खास मिला नहीं है इस मूवी में इस रोल में करने को। उसकी जगह पर अगर कोई और भी नॉर्मल एक्ट्रेस कोई भी होती ना, वो बढ़िया कर लेती, वो उतना ही बढ़िया करती जितना बढ़िया शर्वरी ने किया है। बस वो सुंदर थी, थोड़ी ग्लैमरस है, आंखें वाँखें सुंदर है, तो इसलिए उसको लिया गया है। और अनिल कपूर को इसलिए लिया गया है क्योंकि वॉर मूवी से आपको ऑलरेडी मालूम चल ही गया होगा कि हाँ भी अनिल कपूर जो है स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बन चुके हैं, तो इसलिए अनिल कपूर को लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है एडिटिंग पार्ट से, क्योंकि बहुत सारे सीन है ना ऐसे जो कि हाफ है। एकदम से लड़ाई हो रही है, एकदम से कट टू किसी इमोशनल सीन में चले जाते हैं। अब इमोशनल सीन चल रहा है, कट टू अगेन लड़ाई दिखा दी जाती है। ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जो कि आप अभी डाइजेस्ट कर ही रहे होते हो कि वो सीन खत्म हो जाता है, अचानक से दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। और कब कौन सा सीन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आप जब ये देखते हो ना, तो आपका जो कनेक्शन बनना चाहिए मूवी के साथ, उस स्टोरी के साथ, वो कनेक्शन टूट जाता है। और जब कनेक्शन ही टूट गया तो आप कैसे मूवी के साथ रिलेट कर पाओगे? कैसे उसको अच्छे से आप इंजॉय कर पाओगे? जब आप उस मूवी से रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो आप मूवी अच्छी लगेगी ही नहीं। अब अगर बात करें इमोशन की, तो यार एक स्पाई यूनिवर्स है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अपनी स्पाई यूनिवर्स में या इस तरह की जो मूवी है उसमें आपको फैमिली को ही इन्वॉल्व करना है, या आपको दिखाना है कि भी विलन ने हमारे माँ को मारा, बाप को मारा, भाई को मारा, बहन को उठा लिया, भाई को मार दिया। मतलब ऐसे सीन हर बार लिखने जरूरी नहीं है।
धुरंधर में ऐसा कोई भी सीन नहीं था। धुरंधर के जो मेन विलन थे वो अपना काम कर रहे थे। रणवीर सिंह की फैमिली के साथ जो भी गलत होता है वो उनके गाँव में होता है, वो एक अलग मैटर था, उस वजह से था। लेकिन मेन विलन ने उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था ना, जब रणवीर सिंह के अपना फैमिली वाले पूरे सीन आते हैं, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक से और जो एक्टिंग थी, इन सब चीजों से वो एक बहुत ही बढ़िया एक इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं, जहां से पब्लिक अगेन उनके साथ रिलेट करती है। जब उनकी बहन को उठाया जाता है और जिस तरह से रणवीर सिंह गुस्से में आते हैं और उन सबको मारते हैं, वो पूरा सीन आपको मजा देता है, क्योंकि वहां पर म्यूजिक भी बढ़िया चल रहा होता है। जो पूरा सीन चल रहा था वो भी बहुत बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद जब वो इधर आ जाते हैं पाकिस्तान में अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के, वो सीन भी बढ़िया चलता है। और उसके बाद जब रणवीर सिंह वापस आते हैं अपनी फैमिली में, पाकिस्तान से वापस आ जाते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो सॉन्ग था, वो सॉन्ग भी इतना ज्यादा बढ़िया था, इतना बढ़िया टची था कि उसने पूरा वो जो सीन था ना, उसको इतना बेहतरीन बना दिया और पूरा इमोशन इस तरह से निचोड़ के उस सीन में भर दिया कि आप उस सीन से जो है वो रिलेट कर पाए। लेकिन वहीं पर जो इमोशनल सीन इसमें होने चाहिए, जब इमोशन दिखा रहे हो आप, वो इमोशन कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है ऑडियंस के साथ। जब इमोशन ही नहीं फील हो रहा तो ऑडियंस कनेक्ट कैसे कर पाएगी मूवी के साथ यार? ना आपका बैकग्राउंड म्यूजिक ढंग का उस टाइम पर आया, ना उस टाइम पे कोई ढंग का गाना आया, ना उस टाइम पे ढंग की कोई वैसी एक्टिंग हो पाई, या कुछ वैसा वाला कुछ सीन क्रिएट ही नहीं हो पाया। सिंपल आपने स्टोरी बता दी कि भाई ये था, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, दैट्स इट। इमोशन क्रिएट ही नहीं हो पाया। कहाँ से मूवी पब्लिक से कनेक्ट करेगी भाई? कहाँ से पब्लिक उस सीन को एंजॉय करेगी? वो सीन एकदम फ्लैट चला जाता है। मतलब ऐसा था कि हाँ भी ये स्टोरी थी, ये ऐसा था, वैसा था, दैट्स इट। उसके अलावा और सीन उसमें कुछ भी नहीं है। एक्शन सीन है, वो ठीक चल रहे हैं भाई, एक्शन आप लोगों ने बढ़िया दिखा दिया था, सही दिखा दिया था। लेकिन कहीं-कहीं पर एक्शन सीन में भी जो था ना, वो कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ जो वीएफएक्स थे, वो ऐसे थे कि आप इज़िली पकड़ सकते हो कि यार ये तो बड़ा फेक लग रहा है, ये तो बड़ा नकली लग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल के जो एक्शन सीन हैं या जो बहुत बढ़िया लेवल के वीएफएक्स है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारी फ़िल्मों में। तो अब जब भी कुछ ऐसा नकली वाला हम लोग देखते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ा जाता है, तो अच्छे भले सीन का भी जो है वो बेड़ागर कर देते हैं। वो जो एक बहुत बढ़िया एक लाइन चल रही होती है ना हमारी कि हाँ, हम इस सीन से रिलेट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जब एक घटिया वीएफएक्स आ जाता है ना, वो पूरा का पूरा सीन ही नीचे गिर जाता है। और जब सीन नीचे गिर गया, आप मूवी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो, आपका जो कनेक्शन होता है मूवी के साथ, वो टूट जाता है, तो मूवी एन्जॉय कैसे करोगे? सो इसी तरह की और भी बहुत सारी इस मूवी में फॉल्स रहे हैं, जिस वजह से ये मूवी उतनी ज़्यादा बढ़िया तरह से जो है, वो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। इसलिए इस मूवी के जो रिव्यूज़ हैं, वो आपको मिक्स मिल रहे हैं। जो लोग सिर्फ़ एक्शन देखने गए थे, एक्शन नो डाउट बढ़िया है। एक्शन की वजह से जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ, भई बढ़िया है, स्टोरी लाइनिंग भी ठीक थी, लेकिन इमोशन मिस था, बैकग्राउंड म्यूज़िक मिस था, बहुत सारी जगह पर जो एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए थी एक्टर की, एक्ट्रेस की या विलेन की, वो मिसिंग थी। इस वजह से इस मूवी के जो व्यूज़ हैं ना, जो रिव्यू आए हैं, वो इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया कर पाएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। हाँ, एक बड़े बैनर की मूवी है, एक हाइप बनी हुई है कि हाँ भई अल्फा है, स्पाई यूनिवर्स की है, वाईरफ की मूवी है, इसलिए लोग उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द इसका जो भूत है, वो पब्लिक से उतर जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा कि अभी आफ्टर वीकेंड लाइक मंडे से जो है, इस मूवी के सर्वाइव करने के कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया चांसेस हैं। इवन अगर आपने अभी तक वेलकम टू जंगल नहीं देखी है और अगर आपने अल्फा भी नहीं देखी है, तो आई विल सजेस्ट अगर दिस वीकेंड आप मूवी देखना चाहते हो, आप जा रहे हो, आप वेलकम टू जंगल देख कर आओ। भले वो मूवी नॉन लॉजिकल है, नॉनसेंस मूवी है, लेकिन स्टिल आप उस मूवी में एंजॉय करते हो, आप थ्रू आउट द मूवी हंसते हो, आप एंटरटेन होते हो। ये मूवी ऐसी है कि अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, आपके पास टाइम है, पैसा है, यार दोस्त है कि चलो कहीं जाना है, मूवी देखने जाना है, देन चले जाओ। ऐसा नहीं है कि मूवी आपको बोर करेगी, बोर नहीं करेगी, आपको एंगेज रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देगी, आपको मूवी देखकर लगेगा अरे मज़ा आ गया। ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं, ठीक है? सो ये कुछ रीज़न्स थे, ये कुछ टोटल पॉइंट्स थे जिस वजह से ये मूवी इतने बढ़िया तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाई। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और आप इस पूरे रिव्यू सुनने के बावजूद भी मूवी देखना चाहते हो, देन बेस्ट ऑफ लक भाई, जाओ देखो। इतनी बुरी मूवी नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना, क्योंकि ये मूवी उस लेवल की नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगी। सो ये था ओवरऑल अल्फा का पूरा डिटेल्ड रिव्यू। सो अगर आपने ये मूवी देख ली है, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।